जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है एग्जिस्टिंग ट्रायल बैलेंस के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वुड कंसिस्ट ऑफ अ डेबिट टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड अ क्रेडिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। ठीक है, जो आपका अप्रोप्रिएट जो आपके पास जर्नल एंट्री है, अगर आप रिकॉर्ड करते हो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, वुड कंसिडर टू बी कंसिस्ट ऑफ अ डेबिट। ठीक है, आप इसको डेबिट करते हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, और क्रेडिट आप किसको करोगे? तो क्रेडिट आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट को करते हो। ओके, ऑप्शन नंबर 4 आपके पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, पेमेंट फॉर 2 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी रिक्वायर्स अ डेबिट टू एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, जो आपकी पेमेंट्स होती है आपकी 2 ईयर की इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो आपकी रिक्वायर करती है कि आप डेबिट करो टाइम ऑफ एडजस्टमेंट आपके पास जो है। तो आप उसको क्या करते हो, उसके लिए आप क्या करोगे? आप इंश्योरेंस एक्सपेंस करोगे, नंबर 2 प्रीपेड इंश्योरेंस करोगे, कैश आप दोगे, नंबर 3 आपके पास कैश है, नंबर 4 आपके पास क्रेडिटर्स है। ठीक है, अगर आपने 2 साल की जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आपकी डेबिट में है, आपने जो है ना उसको बिफोर टाइम जो है आपने उसकी एडजस्टमेंट करके रखी हुई है, तो वो आप उसको प्रीपेड इंश्योरेंस कहते हो। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, द एंट्री टू रिकॉग्नाइज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जो आपकी जो है वो जो आप एंट्री आपने की हुई जिसको आप रिकॉग्नाइज करते हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो आपके पास क्या होती है? नंबर 1 आपके पास क्लोजिंग एंट्री होती है, नंबर 2 इज़ एडजस्टिंग एंट्री, नंबर 3 कैश एक्सपेंस है, नंबर 4 नन ऑफ बिफोर। ठीक है, तो वो आपके पास नंबर 2 है, एडजस्टिंग एंट्री होती है। ठीक है, नंबर 2 ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, अक्रूड रेवेन्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जो आपके पास अक्रूड रेवेन्यू है उसको आप क्या कहते हो? उसको आप रिसीवेबल रेवेन्यू भी कहते हो। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, एडजस्टिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। एडजस्टिंग एंट्रीज आपको कब रिक्वायर होती है? नंबर 1 व्हेन द फर्म यूजेज द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नंबर 2 फॉर डिस्क्रीट ट्रांजेक्शन। सो आपके पास जो है जो एडजस्टिंग एंट्रीज आपको तब ज़रूरत होती है जब आपकी जो है वो फर्म जो है वो यूज़ कर रही होती है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ कॉल्ड। जो आपके पास जो है आपने अमाउंट को रिजर्व किया होता है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, तो वो आप उसको क्या कहते हो? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि अनअर्न रेवेन्यू ऑफ ₹2000 नाउ अर्न। द एंट्री इज़, जो अब अनअर्न रेवेन्यू था आपके पास 2000 का, वो अब आपने अर्न कर लिए, तो आपके पास एंट्री क्या होगी? आपके पास होगी अनअर्न रेवेन्यू टू रेवेन्यू। ठीक है, जो आपका जो अनअर्न रेवेन्यू है वो अब आपके पास पहले लायबिलिटी था, वो आपके पास क्रेडिट था, अब वो आपके पास जो है ना वो डेबिट हो जाएगा, और रेवेन्यू आपके पास जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकाउंटिंग पीरियड कैन बी। अकाउंटिंग पीरियड आपके पास क्या होता है? वीकली होता है, मंथली होता है, ईयरली होता है, ऑल ऑफ बिफोर है। ठीक है, ऑल ऑफ बिफोर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड आपके पास वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ मेजरिंग बिजनेस इनकम, द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज़। जो आपका जो पर्पज़ होता है कि आप मेजर करो बिजनेस इनकम को, वो द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज़, उसको आप क्या करते हो? डिवाइडेड इनटू specific point in time, divided into regular classes, divided into discrete accounting period. Number 4 considered to be a continuous cycle. Number 3 आपके पास राइट आंसर है, आप डिवाइड कर देते हो इनटू डिस्क्रीट अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, जो आपका पर्पज़ ऑफ मेजरिंग बिजनेस इनकम है वो आपकी लाइफ ऑफ अ बिजनेस जो है उसको आप लाइफ ऑफ अ बिजनेस को डिवाइड करते हो डिस्क्रीट अकाउंटिंग पीरियड में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। नबील लॉ जो एसोसिएट्स एक कंपनी है, बिगिन बिजनेस इन नवंबर ऑफ विद ऑफिस स्टेशनरी ऑफ ₹160। ड्यूरिंग द मंथ द फर्म परचेजेज स्टेशनरी ऑफ 290। ऑन नवंबर 30 स्टेशनरी ऑफ 210 वॉज ऑन हैंड। स्टेशनरी एक्सपेंस फॉर पीरियड इज़, आपके पास जो है यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 160 आपके पास जो थी वो पहले से स्टेशनरी पड़ी हुई थी, उसमें आप 290 को ऐडअप कर दो। ठीक है, 290 को हम ऐडअप कर देते हैं, तो
आपके पास क्या आएगा 450। अब आपके पास जो है वो 210 जो है वो आपके पास ऑन हैंड है, तो हम क्या करते हैं 450 को 210 से आप सब्ट्रैक्ट कर लें, आपके पास क्या आंसर आता है 240। ठीक है, 240 आपके पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास क्या है राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, when a concert promotes company collected cash for tickets sales for 2 months in advance of the show date, which of the following account is recorded। ठीक है, आपके पास क्या होता है कि इन एडवांस में जो आपने जो है टिकट के जो पैसे वगैरह कलेक्ट किए हैं वो आपके पास क्या होगा, वो डेफिनेटली आपके पास अनअर्न रेवेन्यू होगा। ठीक है, अक्रूड एक्सपेंसेस नहीं हो सकते, आपने उस पर खर्चा नहीं किया, आपके पास पैसा आया है, अक्रूड रेवेन्यू भी नहीं होगा, डेफर्ड एक्सपेंसेस भी नहीं हो सकता, अनअर्न रेवेन्यू है। ठीक है, वो आपके पास लायबिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर account receivable for balance of rupees 1 lakh and allowance for doubtful accounts for has a balance of rupees 7,000। ठीक है, जो आपके पास द एक्सपेक्टेड नेट रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल इज़, ये आपके पास बहुत सिंपल है। अगर आप 1 लाख में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 7,000, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो आपके पास 1 लाख है, जो एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स फॉर बैलेंस जो है वो 7,000 है। डाउटफुल अकाउंट्स आपके पास क्या होता है कि जो आपके जो है वो एक्सपायर हो गए में और आपको अकाउंट रिसीवेबल आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अगर आप 1 लाख में से 7,000 आप जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है 93,000 आता है। ठीक है, 93,000 हमारे पास आंसर आ जाता है, जो आपके पास द एक्सपेक्टेड नेट रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है, 93,000 जो है वो आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, एडजस्टिंग एंट्रीज इंक्लूड कैश सेल, कैश परचेजेस, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, नन। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज इंक्लूड आपकी करती है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज इनमें से आपके पास जो है वो इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट में आती हैं कि ऑन हैंड जो है आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री आपके पास जो है वो ऑन हैंड इन्वेंट्री इतनी रह गई है, और शुरू में आपके पास इन्वेंट्री क्या थी, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया, तो आपके पास वो आपको इन्वेंट्री का एक्सपेंस कितना हुआ है वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, द एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड अनपेड सैलरीज इज़, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अनपेड सैलरीज को बताने के लिए सैलरीज पेबल डेबिट एंड सैलरीज पेबल क्रेडिट। नंबर 3, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे या सैलरीज पेबल को क्रेडिट करेंगे, या फिर आपके पास सैलरीज पेबल को आप डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो आपके पास राइट आंसर जो है वो सैलरीज एक्सपेंस को आप डेबिट करेंगे और सैलरीज पेबल को क्रेडिट करेंगे अनपेड सैलरीज को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द रिसिप्ट ऑफ ₹5,000 ऑफ अनअर्न्ड रेवेन्यू वुड बी रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग कैश एंड व्हाट अकाउंट शुड बी क्रेडिट। ठीक है, जो आपके पास रिसिप्ट है ₹5,000 ऑफ अनअर्न्ड रेवेन्यू, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे बाय डेबिटिंग कैश। ठीक है, डेबिट करेंगे आप कैश को, एंड व्हाट अकाउंट शुड बी क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अनअर्न जो आपके पास रेवेन्यू के रिसिप्ट ऑफ ₹5,000 है। ठीक है, वो आपको एक चीज़ तो खुद बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपने क्रेडिट करना है इसको, तो किसको चीज़ को आप क्रेडिट करेंगे, अगर आप कैश को जो है वो आप डेबिट करते हैं। ठीक है, तो कैश आपके पास तो आप क्रेडिट नहीं कर सकते, रेवेन्यू जो है वो आपके पास भी क्रेडिट नहीं होगा, अनएक्सपायर्ड रेवेन्यू आपके पास जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, प्रीपेड रेवेन्यू को भी आप जो है वो क्रेडिट नहीं कर सकते, प्रीपेड जो होता है वो आपके पास डेबिट होता है हमेशा। तो यहाँ पे अनएक्सपायर्ड रेवेन्यू जो है वो आपके पास क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द बैलेंस ऑफ द अनअर्न्ड रेंट अकाउंट ऑफ जॉन्स को एज ऑफ 12-31 इज़ ₹1200। ठीक है, 1200 इफ जॉन्स को फेल टू रिकॉर्ड द एडजस्टिंग एंट्री फॉर ₹600 ऑफ रेंट अर्न ड्यूरिंग
December. The effect on the balance sheet and income statement for December is: number 1, liabilities overstated rupees 600, net income overstated rupees 600. Number 2, liabilities overstated rupees 600, नेट इनकम अंडरस्टेटेड रुपीज़ 600. ठीक है. नंबर 3 आपके पास है एसेट अंडरस्टेटेड रुपीज़ 600, नेट इनकम ओवरस्टेटेड रुपीज़ 600. तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि अन रेंट अकाउंट फॉर जोन्स को जो है वो आपका पास क्या है 12/31 में आपके पास जो है वो उसने क्या है रुपीज़ जो है 1200 जो है वो उसका किराया है. ठीक है. अन रेंट है उसके पास जो उसको अन रेंट उसके पास क्या है लाइबिलिटी है. इफ़ जोन्स को फेल टू रिकॉर्ड द एडजस्टिंग एंट्री ऑफ 600 ऑफ रेंट अर्न ड्यूरिंग दिसंबर. ठीक है. दिसंबर की जो एंट्री है वो क्या है कि वो रिकॉर्ड करते हुए रह गया है उससे. ठीक है. तो जो इफेक्ट ऑफ ऑन द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर दिसंबर इज़. ठीक है. तो यहाँ पे आपके क्या इफेक्ट वो शो कर रहा होगा इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में. ठीक है. आपकी जो होगी लाइबिलिटीज़ जो है वो ओवर स्टेटेड होंगी 600 से. ठीक है. और नेट इनकम जो होगी वो अंडर स्टेटेड होगी 600 से. ठीक है. ठीक है. ओके. एक्सपेंस एंड इनकम मस्ट बी मैच्ड इन. जो एक्सपेंस और इनकम है वो आपका किस तरह हर साल मैच सेम ईयर में मैच होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में मैच होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में मैच होना चाहिए, या ऑल ऑफ बिफोर में. तो वो आपके पास राइट आंसर है सेम ईयर. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, एप्रिसिएशन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस. इनमें से आपके पास जो है नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा है जो आपका रिड्यूस करता है वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट. ठीक है. जो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके पास है अमोर्टाइजेशन. If transaction is totally omitted from the books is called error of commission, error of principal, error of recording, error of omission. जो आपके पास जो है वो totally omit हो जाए तो वो आपके पास error of omission होती है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास क्या है. इफ़ द सम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज़ इन अ ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट इक्वल देन. अगर आपके पास सम जो है वो डेबिट और क्रेडिट का इक्वल ना हो ट्रायल बैलेंस का तो वो आपके पास क्या होता है मोस्ट लाइकली जो एरर वाज मेड इन पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज टू द जर्नल लेजर और इन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. तो आपकी जो है जर्नल एंट्री से या लेजर में आते हुए आपने कोई गलती की होती है या फिर लेजर से आपने ट्रायल बैलेंस बनाते हुए कोई गलती की होती है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है. व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एंडिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस. जो आपके पास डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, नॉट कंसिडर करेंगे, नन नॉट कंसिडर करेंगे. ठीक है. ऑप्शन नंबर 3 आपके पास राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 22 है बेसिकली ये. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंस. परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय चेक, पेड रेंट, वेजेस पेड बाय कैश, नॉन ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर 1 आपके पास राइट आंसर है परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय चेक. क्वेश्चन नंबर 23. इंटरेस्ट और लोन पेड बाय बिजनेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ. जो आपके पास क्या होता है इंटरेस्ट आप पे करते हैं पेड बाय बिजनेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दीज. रेवेन्यू एक्सपेंस इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. विच एरर वाज डिस्कवर्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. वो आप जो है प्रिपेयर करते हुए ट्रायल बैलेंस में आपके पास जो है कौन सा एरर आप डिस्कवर करते हो. एन इंक्रीज अमाउंट एंटर एज डेबिट एंड क्रेडिट, एन इनकरेक्ट अमाउंट एंटर ट्वाइस एज डेबिट, completed omission of transaction, none of these. तो ये आपके पास जो है एन इनकरेक्ट अमाउंट एंटर ट्वाइस एज डेबिट जो है आपके पास राइट आंसर है जो आप डिस्कवर करते हो जब आप ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर कर रहे होते हो. क्वेश्चन नंबर 25. डिसएग्रीमेंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इंक्लूड विच एरर. तो जब आपकी डिसएग्रीमेंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस है वो आपका इंक्लूड करेगा रॉन्गली टोटलिंग बाय
टोटलिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स, ठीक है, जो आपके पास जो है डिसएग्रीमेंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस जो इंक्लूड करता है रॉन्गली टोटलिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स। ओके, सो ये आज की हमारी वीडियो जहाँ पे एंड होती है। तो यहाँ पे जो है आप अच्छी तरह इनको देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, उनको समझ भी लीजिएगा। ओके।